एक व्यूअर का 2 दिन पहले एक कमेंट था, सर मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब है, मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी। पहले तो इसको सुन के मैं बहुत हंसा, है ना। इंग्लिश का ज़िंदगी चलने से कोई कनेक्शन नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आपको पकड़ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं पकड़ में आती तो आपकी ज़िंदगी थोड़ा ना रुक जाएगी इससे। अपने दिमाग से इंग्लिश का भूत निकाले। इंग्लिश को सीखना बहुत ईजी है, बस आपको करना है इसको इनकलकेट। अपने अंदर इंग्लिश को नेचुरली आपको अंदर अपने लाना है ना। ये आप कर सकते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस के जरिए। जो भी सीखा है वो इसी तरीके से सीखा है, रट्टा मार के कोई नहीं सीखता, है ना। तो इसी तरीके से अपने करने वाले हैं आज सुबह के फर्स्ट एडिटोरियल को, द कॉस्ट ऑफ पीस। मैं आपको यही सिखाता हूँ कैसे इनकलकेट किया जाए इंग्लिश को, कैसे ग्रामर रूल्स को समझा जाए, कैसे आपके अंदर से आवाज़ आए कि यहाँ पे ये वाला ग्रामर रूल गलत हो गया, या इस तरीके से इस सेंटेंस का मीनिंग निकलना चाहिए। तो उसी खास अंदाज में आप मेरे साथ पढ़ेंगे। फोकस के साथ पूरी वीडियो को एक सेटिंग में देखें। अफगानिस्तान तालिबान के रिलेशंस के ऊपर बेस्ड है। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है। अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में अभी पीस होने वाली है, उसके बारे में थोड़ी बात कर रहा है। कह रहे द कॉस्ट ऑफ पीस। जो पीस है, पीस जानते हो ना, अमन चैन, उसकी कॉस्ट, उसकी कीमत। तो कह रहे कॉस्ट ऑफ पीस, ये पीस की कीमत क्या होगी, कैसे ये पीस आएगी। हो सकता है अफगानिस्तान गवर्नमेंट को झुकना पड़े तालिबान के आगे, तभी अमन चैन अफगानिस्तान में आए, है ना। कहने का मतलब ये। अब वही बात कर रहे हैं ऑन इंट्रा अफगान टॉक्स। हम बात कर रहे हैं अफगान के अंदर होने वाली टॉक्स पे, अफगानिस्तान के इंटरनल में होने वाली टॉक्स पे। अब देखो इस इंट्रा नाम के रूट को आप पकड़ें, इससे आप इतनी चीजें सीखोगे ना। इंट्रा और इंटर के बीच का सिर्फ फर्क पकड़ना सीख लो। इंटर एक वर्ड है इंग्लिश में INTER, दूसरा वर्ड है इंट्रा INTRA। ये दोनों वर्ड्स एक जैसे दिखते हैं और बहुत लोग इनको एक जैसा ही वर्ड समझते हैं, पर इन दोनों का मतलब होता है उल्टा। अगर आप इंटरनेशनल लिख रहे हो तो मतलब एक देश से दूसरे देश के बीच, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर की बात हो रही है, इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही है, तो मतलब अंतरराष्ट्रीय, है ना, एक देश से दूसरे देश के बीच। अगर आप इंटरनेशनल बात कर रहे हो तो मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच बात हो रही है अंदर की। इंट्रा मतलब अंदरूनी, है ना। तो इंटरनेशनल मतलब एक नेशन के अंदर का अंदरूनी। तो राजस्थान और यूपी के बीच में कुछ व्यापार हो रहा है तो वो होगा इंटरनेशनल ट्रेड। अब वैसे ही इंटरकास्ट मतलब एक कास्ट से दूसरी कास्ट के बीच में, जैसे इंटरकास्ट मैरिज है तो किसी ब्राह्मण बनिए की मैरिज हो गई, है ना, किसी SC और जनरल की मैरिज हो गई, कास्ट अलग अलग हो गई, इंटरकास्ट मैरिज। और इंट्राकास्ट मतलब अपनी कास्ट के अंदर ही आप जो भी कास्ट के हैं उसी के अंदरूनी किसी बंदे से आपने शादी की। वैसे ही इंटरनेट होता है एक ऐसा नेट, एक ऐसा जाल जो कई जो है ना जालों के बीच का जाल है, समझ गए ना। इंटरनेट वही है पूरी दुनिया में जो फैला हुआ है वेब जाल, उसको कहते हैं इंटरनेट। इंट्रानेट भी एक इंटरनेट होता है, पर ये आपके घर का इंटरनेट होता है। इसमें सिर्फ आपके घर के कंप्यूटर्स जुड़े होंगे, घर के बाहर के नहीं, है ना। तो इंटरनेट और इंटरनेट इस तरह से दूसरे वर्ड्स बनते हैं, दो अलग अलग। अब यहां देखो इसने क्या यूज किया, इंट्रा अफगान टॉक्स। तो ये वो टॉक्स हैं जो अफगानिस्तान के अंदर होने वाली हैं, अफगानिस्तान की किसी कंट्री के साथ कोई टॉक नहीं होंगे। समझ गए ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके टाइटल पैराग्राफ से हमें मालूम चलेगा ये किस बारे में क्या बात कर रहा है। कह रहे अफगानिस्तान शुड नॉट लूज द डेमोक्रेटिक गेन्स मेड इन द पोस्ट तालिबान एरा। कह रहा जो अफगानिस्तान नाम का जो देश है ना, इसको लूज नहीं करना है, इसको बिल्कुल भी नहीं खोना है। उन डेमोक्रेटिक गेन्स को, उन जनतांत्रिक फायदों को, डेमोक्रेटिक गेन्स मतलब डेमोक्रेसी जो उनके थोड़े बहुत आने लगी है अफगानिस्तान में, ऐसे उनको जो फायदे हुए हैं। तो कह रहे अफगानिस्तान को उनको लूज नहीं करना है उन फायदों को और वो गेन्स को जिनको मेड किया गया, जिनको बनाया गया है पोस्ट तालिबान एरा में, तालिबान के बाद वाले युग में। समझ गए ना। तो थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी अफगानिस्तान में आई है। अब अगर आप उस वहां पे पीस अगर बनाए रखना चाहते हो तो इसको डेमोक्रेसी को आपको नहीं खोने देना है तालिबान के जाने के बाद, तालिबान की पोस्ट एरा में। समझ गए सेंटेंस को। देखो सेंटेंस के अंदर समझने वाला होता क्या है, सबसे पहले उसका सब्जेक्ट, फिर उसकी वर्ब। क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। अगर आपके पास ऐसा एक सेंटेंस है जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब है, तो वो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट ही है ना। आई स्लीप, मैं सोता हूं। अब देखो इसमें कोई और वर्ड नहीं आ रहा, आई स्लीप, बात खत्म। तो आई सब्जेक्ट, स्लीप उसकी वर्ब। तो हर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब आप जैसे पकड़ लेते हो, सेंटेंस का आपको 90% पकड़ में आ जाता है क्या होने वाला है ना।
अफगानिस्तान हमारा यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन सब्जेक्ट था। शुड नॉट लूज हमारी वर्ब थी, जो कि शुड एक मॉडल वर्ब है, अपने बाद वर्ब का बेनिफिटिव ले रही है लूज नाम का। नॉट एक एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आती है। अब देखो ग्रीन में सब्जेक्ट है, पिंक में वर्ब है, ये पूरे एडिटोरियल का इसी तरीके से मार्क्ड है। अगर आप नए आए हो चैनल पे तो इस एक्सरसाइज को मैं हर व्यूअर से करवाता हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आप खुद देखोगे कैसे आप पहले स्ट्रगल करते थे और आज की डेट में आपकी स्ट्रगल खत्म होने वाली है। सब्जेक्ट वर्ब को मेरे साथ में माइंड करें। मेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। गेन्स के बारे में कुछ बता रही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब बिना हैज हैव के आ जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का काम करती है, किसी नाउन के आसपास उसको मॉडिफाई करती है। एरा का मतलब होता है पीरियड या युग। चलिए आगे बढ़े, मैं आपको एक समरी दे दूं। देखो समरी ये है, अमेरिका अफगानिस्तान से पुल आउट कर रहा है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में बहुत वॉर लड़ी है तालिबान के साथ, अब अमेरिका सारे के सारे सोल्जर्स को निकाल रहा है। अब वहां से जैसे ही सोल्जर निकल रहे हैं ना, तालिबान थोड़ा सा और पावरफुल हो रहा है। अब उसको लग रहा है अमेरिका हमारे को चुनौती देता था, वो तो जा रहा है यहाँ से। अब उसके पावरफुल होने के कारण क्या हुआ, अफगानिस्तान की सरकार बीच में फंस गई। पहले तालिबान से लड़ाई कर ली अमेरिका के चक्कर में, अब अमेरिका जा रहा है अब तालिबान उनसे लड़ाई कर रहा है ना, कि भाई तुम तो बहुत नाचते थे अमेरिका के चक्कर में। अब वहां पे थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी अफगानिस्तान में पिछले 10 साल में डेवलप हुआ है। अब कह रहा है अमेरिका के जाने के बाद वहां पे थोड़े बहुत समझौते हो रहे हैं जो अमेरिका करवा के जा रहा है, उसमें हमें यह ख्याल रखना है कि पीस को बनाए रखा जाए, है ना, और डेमोक्रेटिक गेन्स को खत्म ना किया जाए। ऐसा ना हो तालिबान यूं बोल दे कि हम शांति तो रखेंगे पर सरकार वर्कर गिरा दो, है ना। तो सरकार तो बनी ही रहनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोगों के पास वोटिंग राइट्स होने चाहिए। तालिबान वालिबान के चक्कर में सब जो है लूज नहीं करना है। बस इसकी यही समरी है। इंडिया को भी बीच में घसीट रहा है कि इंडिया को भी कुछ फायदा होगा कुछ नुकसान होंगे इस सब चीज से, वो सब बातों की बात ये करने वाला है। कोशिश करें समरी को लिखने की, कमेंट सेक्शन में डालें इंग्लिश के अंदर लिख के। लिखने से आपकी राइटिंग स्किल्स डेवलप होती हैं, साथ ही साथ आपका ग्रामर का जो आपने सीखा है ना वो भी आप अप्लाई कर पाते हो अपनी राइटिंग के अंदर। आज की टोन है एप्रीहेंसिव। जब आप एप्रीहेंसिव होते हो तो आप डरे होते हो फ्यूचर को लेकर के, बस ये डरा ही हुआ है कि फ्यूचर में क्या होगा मालूम नहीं, फ्यूचर में क्या होगा, एप्रीहेंसिव टोन है। आगे बढ़ेंगे, शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए आए हो और सिस्टमेटिकली इंग्लिश को सीखना चाहते हो, मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, अपनी प्लेलिस्ट को जाकर के एक प्लेलिस्ट रखिए ग्रामर की, उसको फॉलो करें। मैं आपको दिखा देता हूँ, चैनल के होम पेज पे जाएं, YAT योर इंग्लिश ट्यूटर, नीचे पढ़िए कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस प्लेलिस्ट में वो सब है जो आप सवाल आपके दिमाग में है ना, सर ये कैसे होता है, ये स्ट्रक्चर कैसे बनती है, ये वर्ब किसके पहले आनी चाहिए, ये वर्ब किसके बाद आनी चाहिए, लॉजिक के साथ 23 वीडियोस में मैंने इस पूरी चीज़ को समराइज किया है। अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपके 50% मार्क्स आप खुद ही स्कोर कर पाएंगे, है ना। 50 नंबर का पेपर है 60 नंबर का, तो 30 नंबर तो आपके इंग्लिश में आने शुरू हो जाएंगे अगर फोकस के साथ देखते हो, तो फ़ायदा उठाएं। उसके बाद जो लोग ये प्लेलिस्ट देख चुके हैं और मेरे साथ स्पेशल वीडियोस को ज्वाइन करना चाहते हैं, देखो प्लेलिस्ट ये वाली फ्री है ना। स्पेशल वीडियोस इसके ऊपर पड़ी हैं जो कि मेंबर्स के लिए हैं, मेंबर ओनली वीडियोस। आप इनको ज्वाइन बटन पे जाकर क्लिक करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इन वीडियोस के लिए। तो SSC और बैंक्स के लिए स्पेशल वीडियोस मैं बनाता हूँ। कह रहा 6 months आफ्टर दे वर फर्स्ट ड्यू टू बी हेल्ड इंट्रा अफगान टॉक्स ब्रिंगिंग द तालिबान फेस टू फेस with representatives of the Ashraf Ghani government and civil society, Afghan civil society finally got underway in Doha on Saturday। कह रहा 6 महीने बाद, 6 months after। और किसके भाई, जब वो पहली दफ़ा ड्यू थी, जब वो बकाया थी, रखी जानी, हेल्ड की जानी, है ना। 6 महीने बाद जब उनको रखना था, हेल्ड किया जाना था, उसके बकाया होने के हुआ क्या, अफगानिस्तान की जो टॉक है ना, इंट्रा अफगान टॉक्स, अफगानिस्तान के अंदर की जो निगोशिएशन बातचीत है। और कौन सी बातचीत है, जो ब्रिंग करती है, लेकर के आती है तालिबान को सामने फेस टू फेस रिप्रेजेंटेटिव्स के, नुमाइंदों के, प्रतिनिधियों के, अशरफ गानी की सरकार के और अफगान की सिविल सोसाइटी के, है ना। तो तालिबान, वहाँ की सरकार, वहाँ का नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी, जिनको ये सामने लाती है ऐसे अफगान टॉक्स। कह रहे ये अफगान टॉक्स है ना, आखिरकार गॉट अंडरवे हो गई, आखिरकार इनकी शुरुआत हो गई दोहा नाम की सिटी में। और कब, सैटरडे को, शनिवार को। कह रहे 6 महीने बाद जब ये रखी जानी थी, उसके 6 महीने बाद ये वाली टॉक्स हुई हैं शुरू दोहा में शनिवार को, जिसमें तालिबान सरकार, वहाँ की अफगान, है ना, अफगानी सरकार और साथ में सिविल सोसाइटी आमने सामने होंगे। देखो कितना सिंपल सा सेंटेंस है, दे की वर्ब थी वर, अफगान टॉक्स की वर्ब है गॉट, है ना। जैसे ही आपने पकड़ा ना, ये सेंटेंस अपने आप खुल के आपके सामने आ जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। अब इसमें देखते हैं वर्ड्स पे जो देखने वाले हैं।
ड्यू का मतलब होता है बकाया, पेंडिंग। योर बिल इज ड्यू, तुम्हारा ड्यू पेंडिंग है, तुम्हारा बिल जो है पेंडिंग है, बकाया है, पैसे टाइम पे जमा करवाओ, है ना। ड्यू का मतलब पेंडिंग। ब्रिंग करना मतलब लाना। फेस टू फेस के लिए विसवी, विसवी एक वर्ड होता है इंग्लिश में विसवी, इसका मतलब भी ये होता है फेस टू फेस। तो फेस टू फेस तो सब समझते हैं, पर विसवी देख करके नहीं समझेंगे क्या मतलब है, तो दोनों सिनोनिम है, विसवी को मार्क करें, फ्रेंच वर्ड है शायद ये। गेट का मतलब बिकम होता है, गेट और बिकम एक दूसरे के सिनोनिम है बहुत जगहों पे, है ना। तो गेट अंडरवे इज इक्वल टू बिकम अंडरवे। आई बिकेम इल, आई गॉट इल, मैं बीमार हो गया, आई बिकेम इल, आई गॉट इल, मैं बीमार हो गया। तो गेट और बिकम एक दूसरे के सिनोनिम की तरह काम करते हैं। अंडर वे का मतलब होता है जो कोई चीज अपने वे के अंडर हो, जिस रास्ते जाना हो उस रास्ते जा रही हो, मतलब ऑन गोइंग हो, चालू हो, इन मोशन हो, अपनी रफ्तार पकड़ रही हो। तो अफगान टॉक्स अंडर वे हो गई, मतलब अफगान टॉक्स अपने रास्ते पे आ गई हैं, चल गई हैं, शुरू हो गई हैं। आज का जो हमने क्विज बनाया ना, वो क्विज मैंने आरसी को भी मैच कर दिया है, आरसी को भी रखा है और थोड़ा मैंने ग्रामर को रखा है। तो आप आज का क्विज यहाँ से देख सकते हैं। इसके क्वेश्चंस आप पहले पढ़ेंगे तभी आप बाद में जाकर के इनको समझ पाएंगे, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरा क्वेश्चन ग्रामर का, शुरू के 2 क्वेश्चन आरसी बेस्ड है। तो इसी को पढ़ते पढ़ते इस आरसी को साथ में मेरे आपको क्विज को सॉल्व करना है। बाद में कमेंट्स में आपको आंसर मिल जाएंगे, अपने भी डालना। जिनकी मोबाइल की स्क्रीन छोटी है उनके लिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि साइज बड़ा होने पर उनको समझ में आए। जस्ट अ मिनट, आई थिंक अब क्लियर है, अब क्लियर होगा, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और ये थर्ड क्वेश्चन। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को आपको बताना है। अच्छा क्विज है, अच्छे लेवल का, आप रोज ऐसे ही क्विज रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने आंसर डालना, आपका आरसी भी अच्छा हो जाएगा। करेक्ट द टॉक्स which were a key outcome of the US Taliban and US Afghanistan agreements signed in February this year have been delayed for many reasons। कह रहा जो बातचीत है जो कि एक बहुत ही की आउटकम थी, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण नतीजा थी यूएस तालिबान और यूएस अफगानिस्तान एग्रीमेंट्स का, इन दोनों कंट्रीज के अफगानिस्तान जो है एग्रीमेंट्स का, वो एग्रीमेंट जिनको साइन किया गया था फरवरी में इस साल। अब देखो टॉक्स की वर्ब आई है, वो टॉक्स हैव बीन डिलेड, इन टॉक्स को डिले कर दिया गया है फॉर मैनी रीजन्स, कई कारणों से। तो कह रहे ये टॉक्स जो हैं डिले हुई हैं कई कारणों से। ये वो टॉक्स हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नतीजा थी इन दोनों के चारों के बीच में हुए एग्रीमेंट्स का, जिनको फरवरी में साइन किया गया था। वर्ब पकड़ना, बाकी कुछ भी नहीं है। टॉक्स की वर्ब है हैव बीन डिलेड, टॉक्स प्लूरल है इसलिए हैव लगाया है, नहीं तो हैज लगाते। विच की वर्ब है वर्ब। आउटकम का मतलब होता है नतीजा। साइन यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल है। वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हैज हैव ऐड के आई हो, वो काम कर रही होती है एडजेक्टिव का। एग्रीमेंट्स, कौन से एग्रीमेंट्स, जिनको साइन किया गया था फरवरी में पिछले साल। बढ़े आगे। करेक्ट टू बिगिन विथ द तालिबान सेट प्री कंडीशंस इंक्लूडिंग द रिलीज ऑफ ऑल इट्स प्रिजनर्स while not accepting the basic requirements of a ceasefire। अब देखो ये टॉक्स क्यों डिले हुई, मैनी रीजंस है ना, बहुत सारे रीजंस है। तो उसमें से पहला बताएगा, कह रहा टू बिगिन विद, शुरू करने के लिए। टू बिगिन विद को ऐसा समझो कि बहुत सारे रीजंस हैं, एक मैं आपको बता देता हूँ शुरुआती वाला। कह रहा टू बिगिन विद, कौन सा रीजन है पहला, जो तालिबान था उसने सेट कर दिया प्री कंडीशंस को, पहले से ही उसने कंडीशन सेट कर दी, जिसमें क्या शामिल था, इंक्लूडिंग रिलीज होंगे इसके सारे के सारे प्रिजनर्स, सारे के सारे बंदी जो हैं, कैदी जो हैं, उसको रिहा किया जाएगा। ऐसी तालिबान ने शर्त रख दी थी। और देखो ये काम इसने किया कब, नहीं एक्सेप्ट करते हुए बेसिक रिक्वायरमेंट को, एक सीज फायर की बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी कि हम गोलीबारी बंद होगी, इसको तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तालिबान ने, और बोल दिया कि हमारे प्रिजनर्स को सबको रिहा करो। तो ये सबसे बड़ा रीजन था इन टॉक्स के डिले होने का, क्योंकि तालिबान मान ही नहीं रहा था, ना तो सीज फायर कर रहा था और ना कहता था कि मुझे सारे बंदी नहीं चाहिए। अब आ जाओ सेंटेंस के अंदर देखने वाली चीज़ों पे, समझ गए ना सेंटेंस को क्या कहना चाह रहा है। सेंटेंस का सब्जेक्ट है तालिबान, इसकी वर्ब है सेट। एक्सेप्टिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। खाना खाते हुए टीवी देख रहा था, तो वॉचिंग टीवी आई वॉज हैविंग माई डिनर। तो वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करते हुए तालिबान सेट कर रहा था, तो नॉट एक्सेप्टिंग तालिबान सेट, समझ गए ना। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। अब ध्यान देना व्हाइल कंजंक्शन इसके आगे पड़ा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस जो अपना जो है साइमल्टेनियस एक्शन का जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, इसके आगे व्हाइल या व्हेन, व्हाइल या व्हेन दोनों में से कोई भी कंजंक्शन आ सकता है अगर आपको उसकी जरूरत लगे। तो व्हाइल और व्हेन जो है
प्रेजेंट पार्टिसिपल फेज के आगे जरूर लगा सकते हैं, इनको आप गलत ना माने। सीज फायर वर्ड को नोट करें। सीज मतलब रोकना, फायर मतलब शूटिंग। सीज फायर का मतलब है शूटिंग को रोकना, शूटिंग को गोलीबारी खत्म करना, एक नाउन है सीज फायर। अब मेरा आपसे एक सवाल है, छोटा सा ग्रामर रूल भी आएगा। तालिबान के बाद में सेट लगा है, ये कौन सा सेंटेंस है, कौन से टेंस का सेंटेंस है? चलो, सेट एक ऐसी वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म एक ही जैसी होती हैं, है ना। सेट सेट सेट, सेट फर्स्ट फॉर्म, सेट सेट सेकंड फॉर्म, और सेट ही जस्ट अ मिनट थर्ड फॉर्म, है ना। अब आप कैसे पहचानोगे कौन सी फर्स्ट है, कौन सी सेकंड है, कौन सी थर्ड है? अगर ये फर्स्ट होती तो तालिबान के बाद सेट्स लगा होता, तालिबान के बाद में सेट्स लगा होता, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर ये सेकंड फॉर्म है तो सेट लगा हुआ, बिल्कुल ठीक है। अगर ये थर्ड फॉर्म होती तो तालिबान के साथ में हैज, हैव या हैड आता, तो हैव तो आ नहीं सकता, तो हैज या हैड में से एक आएगा। तो थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती, हैज हैव के बिना नहीं आती। फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो अपने पीछे एस या ईएस लेती है, सेकंड फॉर्म बिल्कुल वैसी ही होती है। तो इसको देख के मुझे पता लगा ये पास्ट में सेट किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये जो है सेंटेंस है। समझ गए ना क्या क्या समझाना चाह रहा हूं। अब मेरा आपसे सवाल ये भी है, ये सेट जैसी कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी फॉर्म चेंज नहीं होती? बार बार जब आप याद करोगे ना तभी आपका दिमाग चलेगा, ऐसे आप कितनी बार जो रट्टा नहीं मार सकते। सेट वाली जैसी बहुत सारी वर्ब्स मैंने आपको बताई है जिनका कभी भी फॉर्म चेंज नहीं होता। मैं आपके सामने वर्ब्स लिख रहा हूं, देखो आपको इनमें से कितनी याद है। इंपॉर्टेंट वाली लिख रहा हूं, ज्यादा सारी वाली नहीं लिख रहा, है ना। बर्स्ट, हिट, हर्ट, स्प्रेड, स्प्लिट। अब वो छोटी मोटी तो मैं लिख नहीं रहा, है ना। कट, पुट, वेड, है ना। एक और लिख देता हूं, ऐसी अजीब सी थी वो भी, बर्स्ट, हिट, हर्ट, स्प्रेड, स्प्लिट, कोस्ट और कास्ट। कास्ट से फोरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट सबकी सब बन जाएंगी, है ना। कास्ट और कोस्ट से ऐसे सबकी सब बन जाती हैं। तो ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली हैं। बर्स्ट मतलब फटना, हिट मतलब मारना, हर्ट मतलब चोट पहुंचाना, स्प्रेड मतलब फट जो है फैलना, स्प्लिट मतलब कटना, काटना किसी को, कट भी वही होता है काटना, पुट मतलब रखना, वेड मतलब शादी करना, कोस्ट मतलब कीमत होना, कास्ट मतलब किसी पे परछाई डालना, है ना, कोई ऐसी चीज ऊपर से डालना। तो ये सब वर्ब्स का कभी भी फॉर्म चेंज नहीं होता है। बार बार इन वर्ब्स को आपको पकड़ना पड़ेगा। ग्रामर सीरीज में आप सीख चुके हो मेरे साथ, एक बार बार इनको देखोगे ना तो आपको एग्जाम में याद आएगा, अरे सर बर्स्ट वर्ब का तो चेंज नहीं होता, इसका मुझे चेंज नहीं करना चाहिए फॉर्म को। चलिए आगे बढ़े। हाँ, देयर वर ऑल्सो डिलेज ओवर द कंपोजिशन ऑफ अफगान नेगोशिएटिंग टीम लेड बाय चीफ नेगोशिएटर मासूम स्टांजिकी and differences over appointments between former rivals President Ghani and Abdullah, who was appointed as the head of the High Council for National Reconciliation। कह रहे देर वर वहाँ थे, अरे भाई क्या थे, डिलेज थे, बहुत सारी देरियाँ थी। किसके ऊपर? कंपोजिशन के ऊपर, बनावट के ऊपर। और किसकी? अफगान नेगोशिएटिंग टीम की, अफगानिस्तान सरकार की बातचीत करने वाले दल की, है ना, जो अफगान का नेगोशिएट करने वाला टीम था। कौन सी टीम है? जो लेड बाय है, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं चीफ नेगोशिएटर, सबसे बड़े बातचीत करने वाले नेगोशिएटर मासूम स्टैंजिकी, है ना। कह रहे इस तरह से डिलेज थे, एक तो इस कारण से, और किस कारण से? डिफरेंसेस के कारण से, आपस के मतभेदों के कारण से, डिसएग्रीमेंट के कारण, और किसके ऊपर? अपॉइंटमेंट्स के ऊपर। और किसके बीच में? बिटवीन पुराने राइवल्स के, पुराने दुश्मनों के बीच में। कौन कौन है? एक तो गानी साहब और एक अब्दुल्ला साहब, है ना, दोनों इन लोगों के बीच में। कह रहा अब इन दोनों के कारण, इन दोनों की राइवलरी और इस पूरे नेगोशिएटिंग टीम के कंपोजिशन के कारण कई सारे डिले आए, है ना। अब आगे क्या कह रहा है ये अब्दुल्ला वो इंसान है जिनको अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया एज कैसे? हेड ऑफ हाई काउंसिल के नेशनल रिकंसिलिएशन। तो इस हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकंसिलिएशन नाम की संस्था के हेड के तौर पे भी जिनको अपॉइंट किया गया। समझ गए सेंटेंस को क्या कहना चाह रहे? तो दो तरह से इनको बहुत सारे डिलेज देखने पड़े इन दो चीज़ों के कारण। अब देखो सेंटेंस में देखने वाली चीज़, इस सेंटेंस में एक एरर है। पहले तो एरर को आप ढूंढो, जितनी देर में आपको कोई और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो हु के बाद में वॉज अपॉइंटेड लगाया गया। आदमी आए हैं यहाँ पे दो, फॉर्मर ड्राइवर्स हैं प्रेसिडेंट घानी और अब्दुल्ला। तो एंड अब्दुल्ला और घानी मिले हुए हैं, फिर भी वॉज आया, तो मतलब ये हु सिर्फ और सिर्फ अब्दुल्ला के लिए है। घानी के लिए होता तो ये हु घानी के बाद आता, अब्दुल्ला के लिए तो हु अब्दुल्ला के बाद आया।
अगर दोनों के लिए होता तो भी हु यहाँ पे आता, पर यहाँ पे हम वर लगाते अगर ये दोनों के लिए होता। तो इस वॉज को देख के आप बता सकते हैं इस हु का एंटीसीडेंट मिस्टर अब्दुल्ला है, ना कि मिस्टर घानी। अब अपनी एरर इसमें ये है कि अपॉइंट के बाद, इलेक्ट के बाद, रजिस्टर के बाद, डिक्लेयर के बाद, कंसीडर के बाद में, इन सब के बाद में एज नाम की प्रपोजिशन को कभी भी ना रखा जाए। तो ही वॉज अपॉइंटेड कैप्टन ऑफ द टीम, है ना, ही वॉज अपॉइंटेड द कैप्टन ऑफ द टीम, नॉट अपॉइंटेड एज द कैप्टन ऑफ द टीम। तो एज अपॉइंट नाम की वर्ब के बाद में ना लगाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकंसिलिएशन मतलब होता है सुलटारा, है ना, आपस का समझौता। तो ये रिकंसिलिएशन वाली एक पूरी की पूरी काउंसिल है। देयर वर इवन कंसर्न्स ओवर whether the all male Taliban team would deal with the negotiating team which includes 4 women। अब देखो इन तालिबानियों क्या है, औरतों से थोड़ी चिढ़ है, ये मिसोजिनिस्ट पीपल है ना, मतलब इनको लगता है कि औरतें पावर वाली जगह पे नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे भी कंसर्न्स थे, ऐसी भी चिंताएं थी, वेदर किस चीज़ के ऊपर, हाँ के ना, कि जो ऑल मेल तालिबान टीम है, तालिबान की सिर्फ मर्दों की टीम है ना, वो डील विद करेगी या नहीं करेगी, वो बातचीत करेगी या नहीं करेगी निगोशिएटिंग टीम के साथ, जिसमें शामिल हैं 4 औरतें। तो इनकी तरफ से 4 औरतें शामिल हैं, अफगान गवर्नमेंट और यूएस सरकार की तरफ से, और अफगानिस्तान में सब आदमी है ना, मर्द है। तो इनको बड़ी सी चिढ़ होती है औरतों से। तो कह रहे ये भी कंसर्न्स थे कि कहीं ये औरतों से बात ही ना करें, है ना। सेंटेंस पे देखने वाली चीज, सब्जेक्ट वर्ब आप मिला रहे हैं, देयर एडवर्ब है, सेंटेंस का इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है रियल सब्जेक्ट, एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद जो आएगा जैसे यहाँ पे कंसर्न नाम का नाउन। तो कंसर्न सब्जेक्ट है और वर्ब उसकी वर्ब है, शुरू में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट एडवर्ब आई हुई है। तालिबान टीम की वर्ब है वो डील विद, विच की वर्ब है इंक्लूड्स। डील विद एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी से निपटना, किसी से बातचीत करना, निगोशिएट करना। इसका एक सिनोनिम है ग्रैपल विद, ये वर्ड आगे आएगा, है ना। डील विद और ग्रैपल विद दोनों एक जैसे का, इनका मतलब सिनोनिम होते हैं। तीसरा वर्ड है टैकल, पर इसके बाद में विद कभी मत लगाना। डील विद इज इक्वल टू ग्रैपल विद इज इक्वल टू टैकल, बिना विद के टैकल आता है, इसके आगे विद ना लगाएं। समझ गए ना। चलो आगे बढ़े, आ जाओ। कह रहा है हाउएवर द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल वाज द रिलीज ऑफ मोर देन 5000 तालिबान प्रिजनर्स एंड अबाउट 1000 अफगान सोल्जर्स एंड अदर्स हेल्ड बाय तालिबान मिलिशिया एज स्टिपुलेटेड इन द अग्रीमेंट्स विद द यूएस लास्ट मंथ। अब आगे देखो लंबा हो रहा है ना, इतना ही पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहा है हालांकि जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल था, सबसे बड़ा जो रुकावट थी वो थी रिहाई, रिलीज 5000 से ज़्यादा तालिबान प्रिजनर्स की, 5000 से ज़्यादा तालिबान लड़ाकों को जिनको हमने बंदी बना के रखा है अफगान सरकार ने और अमेरिका ने। तो कह रहे सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल यही थी कि इन 5000 तालिबान को रिहा किया जाए और 1000 अफगान सोल्जर्स को, अब देखो अफगान सोल्जर्स को तालिबान ने पकड़ा होगा, अफगान सोल्जर्स को भी रिहा किया जाए, और अदर्स को, कईयों को, दूसरों को जो कि हेल्ड बाय हैं, पकड़े गए हैं तालिबान मिलिशिया के द्वारा। मिलिशिया का मतलब होता है सिविलियंस जब अपने हाथ में बंदूक ले लेते हैं और वो एक ऐसा फॉर्म जो है ना, इंसर्जेंट ग्रुप जो है फॉर्म कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं मिलिशिया। तो अगर सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल यही थी, तालिबान बोलता था हमारे 5000 लड़ाकों को छोड़ो, और अफगान सरकार बोलती थी हमारे 1000 सोल्जर्स को और दूसरों को छोड़ो जो आपने पकड़ रखे हैं। और कह रहे ये वो चीज़ है जो कि स्टिपुलेटेड भी थी, जिसको हमने निर्धारित भी किया था एग्रीमेंट्स के अंदर विद यूएस के साथ लास्ट मंथ, पिछले महीने। तो ये सारी की सारी डील थी और यही सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल थी। ना अफगान की सरकार तैयार है, ना तालिबान तैयार है अपने कैदियों को छोड़ने के लिए। अब देखो आगे क्या कह रहा है। कह रहा है प्रेसिडेंट घानी सेड दैट ही वुड रिलीज all but about 400 who were wanted for serious crimes, which led to the Taliban threatening to call off talks। कह रहे प्रेसिडेंट घानी ने ऐसा कह दिया कि वो रिलीज करेगा सभी को, लेकिन सिवा अबाउट 400 के। कह रहा 400 को छोड़ के मैं सभी को रिलीज कर दूंगा, 5000 में से 4600 को मैं रिलीज कर दूंगा। अब ये 400 कौन है? जो कि वांटेड हैं, जिनको हमने पकड़ा है सीरियस क्राइम्स के लिए, बहुत ही गंभीर गुनाहों के लिए। कह रहे जो कि लीड कर गया, ये बात आगे ले गई तालिबान के थ्रेटन करने की तरफ, तालिबान के धमकी देने की तरफ कि हम कॉल ऑफ कर देंगे टॉक्स को, हम इन बातचीत को अमेंडन कर देंगे, है ना। कह रहे प्रेसिडेंट घानी ने ऐसा बोला और तालिबान ने बोला मत दो 400, हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे, ये पीस सब भूल जाओ, है ना। कह रहे बट रिजॉल्व आफ्टर अ लोया जिरगा ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अप्रूव द रिलीज। लेकिन ये रिजॉल्व हो गया जब लोया जिरगा एक वहाँ की असेंबली होती है अफगानिस्तान की, है ना, लोगों की। जब लोया जिरगा जो है वहाँ की असेंबली ने
उसके रिप्रेजेंटेटिव्स ने अप्रूव कर दिया रिलीज को, इनकी रिहाई को। देखो सेंटेंस कितना लंबा है, समझ रहे हो, इतना लंबा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो देखो कैसे बना है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी भाषा में, आपको पूरा सेंटेंस समझ में आ जाए। सबसे बड़ी जो ऑब्स्टेकल यही थी कि रिलीज किया जाए 5,000 लड़ाकों को, 1,000 सोल्जर्स को और दूसरों को जिनको पकड़ा हुआ है तालिबान के मिलिशिया ने, और जिसको स्टिपुलेट भी किया गया है, कंडीशन भी बनाई गई थी अग्रीमेंट के अंदर पिछले महीने अमेरिका के साथ। कह रहा गानी साहब ने बोला कि वो रिलीज कर देगा सभी को पर 400 को छोड़ के, जो कि हमें वांटेड है बहुत ही गंभीर गुनाहों के लिए, और जो चीज़ लीड भी कर गई तालिबान को इस चीज़ को थ्रेटन करने पे कि वो टॉक्स को कॉल ऑफ कर देंगे। अब देखो ऑब्स्टेकल की पहली वर्ब थी वॉज, अब ऑब्स्टेकल की दूसरी वर्ब आई है रिजॉल्व्ड। कह रहे लेकिन ये जो पूरी बात हमने बताई है ये ऑब्स्टेकल जो है रिजॉल्व हो गई, शांत हो गई, जब वहाँ की एक लोया जिरगा नाम की लोकल कमेटी ने, उसके नुमाइंदों ने अप्रूव कर दिया इस रिलीज को। समझ गए ना, ऐसे सेंटेंस बनाए। ऑब्स्टेकल की पहली वर्ब वॉज, दूसरी वर्ब रिजॉल्व्ड, गानी की वर्ब सेट, हु की वर्ब वांटेड, और गानी की वर्ब है, ही की वर्ब है वुड रिलीज, विच की वर्ब है लेट टू। इस तरह से आप पूरे सेंटेंस को अपने दिमाग में बिठाएं। वर्ड्स देखना, स्टिपुलेटेड मतलब निर्धारित, बट का मतलब एज ए प्रीपोजिशन होता है एक्सेप्ट फॉर, सिवा इसके, है ना। आई वॉन्ट नथिंग बट दिस बाइक, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवा इस बाइक के, है ना। आई वॉन्ट नथिंग बट दिस बाइक, तो बट क्या बता रहा है, सिवा की बात कर रहा है, एक्सेप्ट फॉर की बात कर रहा है। लेट टू के बाद में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो हमने यहाँ पे आईएनजी लिखा हुआ है, लेट टू, अकस्टम टू, हैबिचुअल टू, विद अ व्यू टू। ऐसे सबके सब फ्रेजेस के बाद में हम यूज करेंगे वर्ब के आईएनजी फॉर्म। कल ही हमने इसको किया था। चलिए आगे बढ़े। कॉल ऑफ का मतलब होता है अबैंडन करना। अब जो लोग मेरे साथ एडिटोरियल्स बहुत दिनों से कर रहे हैं, कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल या अबैंडन करना। ये सारी फ्रेजल वर्ब्स को अपने दिमाग में रिवाइज करें। कॉल आउट, कॉल अपॉन, कॉल एट, कॉल अप और कॉल फॉर। कॉल आउट, कॉल अपॉन, कॉल एट, कॉल अप और कॉल फॉर, इन सब का क्या मतलब होता है ये सब मैं आपको करवा चुका हूँ, है ना। अपने दिमाग में रिवाइज करो, सारी की सारी आपको आनी चाहिए। डालना कमेंट सेक्शन में जिनको याद है ना। चलो, कह रहा वन फाइनल बैच ऑफ प्रिजनर्स रिलीजेस वाज हेल्ड अप ब्रीफली ओवर ऑब्जेक्शंस फ्रॉम फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया हु सोल्जर्स हैड बीन किल्ड बाय देम। कह रहा एक फाइनल बैच जो है ना प्रिजनर्स का, उनकी रिलीज का, वो जो है हेल्ड अप हो गया था, वो डिले हो गया था थोड़े वक्त के लिए ऑब्जेक्शन के कारण फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की, जिनके सोल्जर्स को किल किया गया था इन लोगों के द्वारा। तो फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ऑब्जेक्शन की और इस वजह से एक फाइनल बैच जो था अफगानी जो तालिबान लड़ाकों का, वो थोड़ी देर के लिए हेल्ड अप हो गया था, थोड़े दिनों के लिए वो डिले हो गया था। मतलब बाद में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया भी मान गए कि भाई दे दो इनको, जाने दो, कोई बात नहीं, पीस ज़्यादा जरूरी है। हेल्ड अप एक फ्रेजल वर्ब है, इसका दो मतलब होता है, पहला किसी को अटैक करना या किसी को लूटना, दूसरा किसी चीज़ का डिले होना। अब यहाँ पे अगर लूटने खुसोटने की बात होती है तो हेल्ड अप का पहला वाला मीनिंग लगाते हैं, पर यहाँ पे प्रिजनर्स रिलीज की बात हो रही है जो कि डिले हुआ है, इस वजह से हेल्ड अप को हमने दूसरे वाले मीनिंग को यूज किया। रीडिंग से आपको मतलब पता चलेगा ये कौन सा मीनिंग कहाँ पे यूज हो रहा है। कह रहे द सिल्वर लाइनिंग फॉर इंडिया which otherwise views the reconciliation process with some forwarding is that the release of all the Taliban prisoners has also meant the safe return of 3 Indian hostages held since 2018 by the Taliban। कह रहे जो सिल्वर लाइनिंग है, जो ब्राइट साइड है, जो अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए, विच जो कि अदरवाइज व्यू करती है इस रिकन्सिलेशन प्रोसेस को, इस समझौते की प्रोसेस को, और कैसे थोड़ी फॉरवर्डिंग के जरिए। फॉरवर्डिंग होता है आपकी एप्रीहेंशन, आपका डर, किसी को चीज़ को लेकर के आपका संदेह। कह रहा है सिल्वर लाइनिंग इंडिया के लिए ये है, और वो इंडिया जो कि अदरवाइज दूसरे तरीके से अगर देखो, अदरवाइज वो व्यू करता है इस पूरे एग्रीमेंट प्रोसेस को थोड़ी फॉरवर्डिंग के साथ। सिल्वर लाइनिंग इज वो है दैट ये कि जो रिलीज है ना सभी तालिबान प्रिजनर्स की, वो ये भी मीन करती है हैज़ ऑल्सो मेंट सेफ रिटर्न, बिल्कुल महफूज वापसी 3 इंडियन हॉस्टेजेस की, 3 इंडिया के बंदियों की, कैदियों की, जो कि हेल्ड हैं, पकड़े गए हैं सिंस 2018 से तालिबान के अंदर। तो इंडिया के लिए एक अच्छी चीज़ यही है ना, कि 3 आदमी हमारे जो तालिबान ने पकड़े हुए हैं उनकी घर वापसी होगी 2018 से 2020 के अंदर, है ना, 2 साल के बाद। सिल्वर लाइनिंग नाम की फ्रेजल वर्ब को, इसको ईडियम को पकड़ें, इसका मतलब होता है ब्राइट सिचुएशन, किसी खराब सिचुएशन में भी उसका अच्छा पहलू होता है सिल्वर लाइनिंग। फॉरवर्डिंग मतलब होता है हिंदी में पूर्वाभास। बोर्ड मतलब आगे, बोर्ड मतलब अंदेशा, फॉर मतलब आगे का। जब आप आगे का अंदेशा लगा रहे हो और वो भी नेगेटिव हो तो उसको कहते हैं फॉरवर्डिंग। तो उसको मिसगिविंग भी बोल सकते हैं, एप्रीहेंशन भी बोल सकते हैं। आपका डर है आगे ऐसा ना हो जाए, है ना,
एप्रीहेंशन या मिसगिविंग। तो इंडिया हमेशा ही फॉरवर्डिंग से देखता है तालिबान को, इसको लगता है कि इसके साथ कुछ भी करेंगे, तालिबान से बातचीत करेंगे या जो भी करेंगे उससे गलत ही नतीजे निकलने वाले हैं। चलिए आगे बढ़े। कर द हार्ड पार्ट बिगिंस नाउ। अब मुश्किल पार्ट होता है शुरू, है ना। ये तो ऊपर वाला इजी पार्ट था कि प्रिजनर्स हमने दे दिए, ले लिए। अब मुश्किल पार्ट क्या है, हार्ड पार्ट बताएगा। कह रहा व्हाइल प्रीलिमिनरी राउंड्स हेल्ड सिंस सैटरडे हैव डेल्ट विद स्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स, द फर्स्ट टास्क फॉर द नेगोशिएटर is to declare a permanent ceasefire and stop violence in Afghanistan that has claimed another 1300 civilians in the first half of 2020। अब ये सच्चाई है बिल्कुल, है ना। कह रहे जहां प्रिलिमिनरी राउंड्स, प्रिलिमिनरी क्या होता है, आप प्री देते हो ना अपना एसएससी का, बैंक का, वो होता है प्रिलिमिनरी, मतलब पहले दर्जे का। तो जो शुरुआती राउंड्स जो हैं जो कि रखे गए हैं सिंस सैटरडे से, वो डेल विद कर रहे हैं, वो निपट रहे हैं स्ट्रक्चर के साथ, ढांचे के साथ और लॉजिस्टिक के साथ, प्रोसेस के साथ, कैसे किसको, कौन से कैदी को कैसे कहाँ ले जाया जाएगा। तो जो प्रिलिमिनरी राउंड्स है ना अभी सैटरडे से, वो इसी चीज़ को साथ डील कर रहे हैं, कैसे कैसे वहाँ सरकार बनेगी, क्या स्ट्रक्चर होगी, क्या लॉजिस्टिक होंगे, है ना। कह रहे जहाँ ऐसा हो रहा है, जो फर्स्ट टास्क है, जो पहला काम है निगोशिएटर्स के लिए, वो है डिक्लेयर करना एक परमानेंट सीज फायर को, परमानेंटली वहाँ पे गोलीबारी बंद हो, इसको वो डिक्लेयर करवाएं अफगानिस्तान के साथ। ये सबसे पहला टास्क है निगोशिएटर का। और क्या करवाएं, स्टॉप करवाएं वायलेंस को अफगानिस्तान के अंदर। अच्छा कौन सी वायलेंस, जो कि क्लेम कर चुकी है, दावा ठोक चुकी है 1300 सिविलियन लाइफ पे, 1300 निर्दोष जिंदगियों पे फर्स्ट हाफ में 2020 के। तो जनवरी से लेकर के जून तक पहले 6 महीनों के अंदर अफगानिस्तान में 1300 लोग मर गए हैं, निर्दोष लोग, है ना। इनको, इन वायलेंस को रुकवाना ही सबसे बड़ा काम है अफगानिस्तान के नेगोशिएटर्स के लिए। अब देखो कितनी स्टार्क रियलिटी है ना। हमें नहीं पता अफगानिस्तान में ये हो रहा है, पिछले 6 महीने में ही 1300 लोग मर गए हैं, जबकि अब अमेरिका लगातार बातचीत कर रहा है। ये सोचो पिछले 10 साल में कितने लोग मरते होंगे, हर रोज कितने लोग मरते होंगे, है ना। चलो आगे बढ़े। डील विद देख लेना, ऊपर आपको समझाया था, डील विद, ग्रैपल विद और टैकल तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है, किसी से निपटना। करेक्ट डिफिकल्ट चैलेंजेस विल इमर्ज as they grapple with the Taliban on how to shape Afghanistan future and whether they can retain the constitution and political processes while bringing the insurgents into the mainstream। अब देखो इससे भी डिफिकल्ट चैलेंज बता रहा है, कह रहा मोर डिफिकल्ट चैलेंजेस विल इमर्ज, और ही बड़ी चुनौतियां इमर्ज होंगी, निकल करके आएंगी। कह रहा कैसे, जैसे ही वो ग्रैपल विद करते हैं, निपटते हैं तालिबान के साथ, और किस चीज़ के ऊपर, कैसे शेप किया जाए अफगानिस्तान के फ्यूचर को, कैसे फ्यूचर को एक शेप दी जाए अफगानिस्तान के। जब वो इस चीज़ पे इन तालिबान वाले लोगों से बात करेंगे तो और चैलेंजेस निकलेंगे, है ना। और किस चीज़ पे बात करेंगे, वेदर हाँ के ना वो रिटेन कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को और पॉलिटिकल प्रोसेस को, है ना। वहाँ पे सरकार बना करके रख सकती है संविधान को और पॉलिटिकल प्रोसेस को। और कैसे, ब्रिंग करते हुए, लाते हुए इन लड़ाकों को, इन बागियों को, इंसर्जेंट्स को मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा के अंदर। तो बड़ा चैलेंज ये है ना, तालिबान को कैसे मनाया जाए कि अफगानिस्तान का फ्यूचर हमें अच्छे तरीके से शेप करना है और वहाँ पे संविधान को और पॉलिटिकल प्रोसेस को बनाए रखना है। और ये सब काम कब करना है, आपको हम ब्रिंग करेंगे, लेकर के आएंगे आप लड़ाकों को मेन स्ट्रीम के अंदर, मुख्य धारा के अंदर, है ना। अब आप अपनी बंदूक छोड़ो, कलम उठाओ, पढ़ाई लिखाई करो, देश की अर्थव्यवस्था के अंदर, इकोनॉमी में अपनी भागीदारी दो। तो मेन स्ट्रीम यही होता है ना। अब मेन स्ट्रीम में होते हो तो मुख्य धारा में होते हो, सब लोगों के साथ में होते हो। तो ये है सबसे बड़ा चैलेंज। आई थिंक सिंपल है, ज़्यादा इसको अपने को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ना। डिफिकल्ट चैलेंज की वर्ब ये आ गई, दे की आ गई ग्रैपल विद, दे की आ गई रिटेन, ब्रिंगिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। इंसर्जेंट जो होता है, बागी जो होता है, इसके सिनोनिम सारे नोट कर लेना, रिबेल और मैवरिक, दोनों का मतलब होता है बागी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकंड। हाँ, करो विद द गानी गवर्नमेंट गिविंग द ग्रीन सिग्नल फॉर द टॉक्स इन दोहा, इंडिया हैज मॉडिफाइड इट्स स्टैंड एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर अटेंडेड द इनऑग्रल सेरेमनी इन दोहा वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इतना ही पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, सेंटेंस बहुत लंबा है। कह रहे के साथ ही गानी गवर्नमेंट के देने के, और क्या, ग्रीन सिग्नल को, तो गानी गवर्नमेंट के हरी झंडी को देने के साथ ही, और किसके लिए, टॉक्स के लिए दोहा के अंदर, है ना, बातचीत के लिए दोहा नाम की सिटी में। दोहा किसी कैपिटल है, पता होना चाहिए सबको, है ना। तो दोहा में टॉक्स के हरी झंडी को दिए जाने के साथ ही इंडिया ने मॉडिफाई कर दिया है अपना स्टैंड। इंडिया ने जो अपना पोस्चर था, जो स्टैंड था, उसको थोड़ा सा बदल दिया है, स्टैंस को, है ना, बदल दिया है। और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब,
इन्होंने अटेंड किया इस इनॉग्रल सेरेमनी को दोहा के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो दोहा में जो सैटरडे को टॉक शुरू हुई हैं उसकी शुरुआती जो सेरेमनी है, इनॉग्रल सेरेमनी है, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया के जयशंकर साहब ने भी अपना अटेंड किया। अब देखो आगे कह रहा है इट वॉज द फर्स्ट एवर एड्रेस बाय एन इंडियन ऑफिशियल एट अ गैदरिंग दैट इंक्लूड्स द तालिबान दैट इंडिया स्टिल मेंटेन्स इज अ टेरर ग्रुप। कह रहा है ये पहली फर्स्ट एवर थी, पहली थी आज तक की कोई भी ऐसा एड्रेस, ऐसा संबोधन किसी भी इंडियन ऑफिशियल के द्वारा, अधिकारी के द्वारा इंडिया के ऐसी एक गैदरिंग में जो कि इंक्लूड करता है तालिबान को। अब देखो तालिबान कौन है, ये पैरेंथेसिस में बता रहा है, ब्रैकेट में बता रहा है, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं ना। कह रहा है ब्रैकेट में कह रहा है ये वो तालिबान है जिसको इंडिया आज भी मेंटेन करता है कि वो एक टेरर ग्रुप है, आतंकवादी संगठन है। समझ गए ना। तो इंडिया ने ऐसे अपना स्टैंड बदला है, वहां की सरकार मान गई तो इंडिया भी मान गया, चलो हम तालिबान से बात करेंगे। इनॉग्रल सेरेमनी में इंडिया ने भी अटेंड किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और ये पहली दफा हुआ है तालिबान के साथ कोई बातचीत में इंडिया भी शरीक हुआ है। समझ गए ना। इनॉग्रल मतलब जिसमें शुरुआत हो किसी चीज़ की, स्टार्टिंग हो, कमेंसिंग हो, एडजेक्टिव है इनॉग्रल। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाया का मतलब होता है जरिए, इसकी जगह अपने थ्रू नाम का प्रपोजिशन भी यूज करते हैं, वाया या थ्रू। कह रहा है वाइल स्टेटिंग दैट पीस इन अफगानिस्तान एज अ रिजल्ट ऑफ एन अफगान लेड अफगान ओन प्रोसेस is a desirable outcome, he made it clear that India hopes it will not come at the cost of gains made by Afghanistan in post-Taliban era। सेंटेंस लंबा है, इतना पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहे जहां ये स्टेट करते हुए, इस चीज़ को कहते हुए, दैट वो ये कि जो अमन चैन है, पीस है अफगानिस्तान में, एक नतीजे के तौर पे अफगान लेड और अफगान ऑड प्रोसेस के, एक ऐसी प्रोसेस हो वहाँ पे जो अफगान लेड हो, जिसको अफगानी लोग लीड करें, और जो अफगान ओन्ड हो, जिस पे अफगान का ही कब्जा हो, तालिबान ना हो जिसके अंदर, है ना। कह रहा है ऐसा स्टेट करते हुए, ऐसा कहते हुए कि पीस जो है अफगानिस्तान में इस प्रोसेस के नतीजे में, कह रहा है इज अ डिजायरेबल आउटकम, ये एक ऐसा आउटकम है, एक ऐसा नतीजा है जो डिजायरेबल है, जिसको सब डिजायर करते हैं। ऐसा कहते हुए, अब देखो किसने कहा ये बताएंगे, ही से। कह रहा है ही मेड इट क्लियर, जयशंकर साहब ने ये बात साफ कर दी। ऐसा कहते हुए जयशंकर साहब ने ये बात साफ कर दी, दैट वो ये कि इंडिया होप करता है कि ये नहीं आएगी, इट विल नॉट कम, ये पीस नहीं आएगी एट द कॉस्ट ऑफ, कीमत पे, उन गेंस के जिनको मेड किया गया अफगानिस्तान के द्वारा, उन फायदों को जिनको अफगानिस्तान ने उठाया है पोस्ट तालिबान एरा में, तालिबान के बाद की एरा में। कह रहे इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है डेमोक्रेसी, गणतंत्र, इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस, सरकार को चलाने के इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, जैसे कि पुलिस, जैसे कि जो भी सारे सरकारी तंत्र है ना, तो सारे के सारे इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस, और राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड वुमेन्स, है ना, जो राइट्स हैं, जो हक हैं वहाँ की माइनॉरिटीज़ के, वहाँ के सिखों के, वहाँ के हिंदुओं के, और विमेन की, वहाँ की औरतों के। तो ये सारे गेन्स पोस्ट तालिबान एरा में इसने बनाए हैं। डेमोक्रेसी, ये सारी की सारी चीज़ें इंडिया चाहता है कि ये सब के सब इनकी कॉस्ट पे ना आए, है ना, इन सबको ख़त्म करके पीस ना हो, ऐसा इन्होंने साफ किया। और ये स्टेट करते हुए कहा, ये स्टेट करते हुए किया कि सारी की सारी जो पीस आएगी वो अफगान लेड और अफगान ऑन प्रोसेस से आएगी, अफगान की सरकार के जरिए आएगी, ना कि तालिबान के जरिए। समझ गए सेंटेंस को। लंबा सेंटेंस था पर सिंपल है। सब्जेक्ट वो पकड़ो तो बहुत इजी है। स्टेटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। डिजायरेबल मतलब जिस चीज़ का आप डिजायर करें, एक एडजेक्टिव है। इसके लिए आप एनवियस नाम के वर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। डिजायरेबल मतलब हर वो चीज़ जिसको सबको पाने की इच्छा होती है, डिजायरेबल होती है ना। आज का ट्यूटोरियल सिंपल था पर इसका टॉपिक थोड़ा सा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड था, तो मैंने इसको लिया। सेकंड वाला क्यों नहीं लिया मुझे याद भी नहीं है, सेकंड वाला कौन सा था। सेकंड वाला शायद उस पे है ना, यूएस ओपन के ऊपर, तो वो थोड़ा सा वो ज़्यादा जा रहा था है ना स्पोर्ट्स के अंदर, तो हमने उसको मिस कर दिया। अच्छा लगा हो तो ज़रूर से मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। आज के क्विज को मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, उसको आप सॉल्व करें। वीडियो को एक शेयर देना ना भूलें। मैं शुरू में नहीं बोलता हूँ क्योंकि मुझे ना तो याद रहता है ना मेरी इच्छा होती है, तब मेरा मतलब होता है कंटेंट को डिलीवर करने का। तो कंटेंट डिलीवर हो गया, अब जरूर से शेयर करके ग्रो करने में मुझे हेल्प करें चैनल को। तो 1, 2 और 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों के आंसर्स को कमेंट सेक्शन में डालना। मेरे आंसर्स भी विद एक्सप्लेनेशंस आपको मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लें इनका। चलिए मुलाकात लूँगा कल, तब तक के लिए साइनिंग आउट।